गुड मॉर्निंग ऑल। देखिए, अभी जो केवीएस का जो आपका बैच चल रहा है, इसी क्रम में एक टॉपिक हमारा है यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान। क्योंकि जितने भी टॉपिक्स हैं आपके जो सिलेबस में मेंशन्ड हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो सिलेबस है उसी से हम लेके चल रहे हैं। अभी इससे पहले हमने टीचिंग स्किल्स पर डिस्कशन किया था। अभी आज का जो टॉपिक है यूनिट प्लान, फर्स्ट वीडियो हमारा यूनिट प्लान पर रहेगा, सेकंड वीडियो में हम लेसन प्लान समझेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं टाइप्स ऑफ प्लान। जब भी आप टीचिंग करने जाते हैं तो एक पूरे सेशन को लेकर के हम चल रहे होते हैं, राइट। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे क्लास सेवन्थ को ही हम ले लेते हैं। क्लास सेवन्थ में अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं या साइंस पढ़ा रहे हैं तो एट दैट टाइम आपको ये लेके चलना होता है कि कंप्लीट जो सेशन है उस सेशन में आप सिलेबस कवर करने में किस तरह से प्लानिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो होती है एनुअल प्लानिंग। ठीक है, एनुअल प्लानिंग में क्या आता है आपका, आगे देखेंगे। जैसे कि सेवन्थ की एक बुक है आपकी, इधर मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, है ना, एनी ऑफ बुक। उसका जो सिलेबस गिवन है उस सिलेबस को पूरे साल भर में कंप्लीट करने के लिए आप किस तरीके से सब डिवाइड करते हैं। वो जो सब डिवीज़न होता है, चाहे उसको आप यूनिट कह लीजिए या मॉड्यूल कह लीजिए, ठीक है ना, वो एक हेल्पफुल प्लान होता है जिससे कि हम स्ट्रेटजिकली अपनी टीचिंग को कंटिन्यू कर सकें। तो एनुअल प्लान को हम सब डिवाइड करते हैं यूनिट प्लान्स में। यूनिट प्लान्स, एक यूनिट में बहुत सारे आपके टॉपिक्स होते हैं, चैप्टर्स हो सकते हैं, या उसको हम कहें कि लेसन हो सकते हैं। तो वो जो यूनिट प्लान है उसको हम फर्दर सब डिवाइड करते हैं हमारे डेली प्लान में, जिसको हम लेसन प्लान या टीचिंग प्लान के नाम से भी जानते हैं। तो देखते हैं एनुअल प्लान क्या है। टोटल नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज। सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है कि उस पूरे सेशन में कितने नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज़ आपको मिल रहे हैं, और उन वर्किंग डेज़ में से कितने डेज़ में आप टीचिंग करेंगे, कितने डेज़ में आप करिकुलर एक्टिविटीज़ कराएंगे, कितने डेज़ में आप असेसमेंट की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे आपका यूनिट टेस्ट है या फिर आपका सबमिटिव असेसमेंट वन, जिसको हम हाफ ईयरली एग्ज़ाम बोलते हैं, या फिर आपका एनुअल एग्ज़ाम है। ठीक है, इन सबको देखते हुए फिर हम प्लानिंग करते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ पीरियड, आपको कितने पीरियड मिलते हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है। एंड देन हर पीरियड कितने आवर का है। कई बार ये भी होता है कि जो टीचर है जब प्लानिंग करता है तो उसे लगता है, देखो एक्सपीरियंस के बेसिस पे टीचर ये अज्यूम कर लेता है कि जो सिलेबस गिवन है वो तय समय पे पूरा करने के लिए उसको कितना टाइम, कितने आवर लग सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली अगर पीरियड कम पड़ते हैं तो वो एक्स्ट्रा पीरियड को भी वहाँ पर मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ पीरियड, टू ड्यूरेशन ऑफ पीरियड देखने के बाद फिर देखा जाता है नंबर ऑफ़ चैप्टर्स कितने हैं, टॉपिक्स इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ताकि उसको हम फिर सब डिवाइड करें तो कैसे करें। देखो, सब डिवीज़न का मतलब ये नहीं है कि आपके पास माना 16 चैप्टर्स हैं तो उनको आपने 4 की कैटेगरी में कैसे भी ग्रुपिंग कर दी उसकी। तो जब हम यूनिट बनाते हैं तो उसकी ग्रुपिंग करने के लिए भी हमको एक पर्टिकुलर लॉजिकल सीक्वेंसिंग रखनी पड़ती है, ताकि एक यूनिट के अंदर जितने टॉपिक आ रहे हैं उनमें आपस में कोई कोरिलेशन हो, कोई कोऑर्डिनेशन हो, जिसके बेसिस पे उसको हम आगे बढ़ाएं। ठीक है, ये चर्चा हम यूनिट प्लान में करेंगे आगे। तो फिर एनुअल प्लान में ही आगे हम बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ़ चैप्टर्स एंड टॉपिक देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम यहाँ पर थोड़ा सा अपने जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके बेसिस पे, या हमारे जो टीचिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके बेसिस पे ये डिसाइड करने लगते हैं। ये सिर्फ हम कहते हैं ब्लूप्रिंट टाइप का होता है, एक आइडिया, ठीक है ना। फिर आगे काफ़ी सारे चेंजेस इसमें होने लगते हैं धीरे धीरे। तो कौन कौन से लर्निंग एक्सपीरियंसेस आपको हेल्प करेंगे, है ना, ड्यूरिंग एंटायर सिलेबस कंप्लीशन, या फिर कौन कौन से टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपके हैं वो हेल्प करेंगे। ठीक है, तो टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इस पर एक अलग से वीडियो है ऑलरेडी, अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं चैनल में। और आने वाले दिनों में भी टीचिंग ऑब्जेक्टिव पर एक नया वीडियो आपके सामने आएगा, तो आप वहाँ पर भी उसको देख लीजिएगा। क्योंकि अभी जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ये बहुत कंसाइज़ है, ये बहुत डिटेल्ड नहीं है। कंसाइज़ इसलिए क्योंकि कम समय में अधिक से अधिक सिलेबस कवर किया जा सके।
तो बहरहाल टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव, देखो ऑब्जेक्टिव्स तो वो होते हैं ना जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, ठीक है। आपका ऑब्जेक्टिव अगर ये है कि मुझे आईएएस बनना है, तो आप आईएएस बनने के अकॉर्डिंग उतने ही घंटे दिन में पढ़ेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करेंगे। आपका ऑब्जेक्टिव है कि मुझे बिजनेस करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप फिर काम करेंगे। तो जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा उसके अकॉर्डिंग ही आप जो भी एग्जीक्यूशन होता है उसको लेके चलते हैं। मेथडोलॉजी फॉर प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, अब वो सिलेबस पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए जो भी पर्टिकुलर क्लास का है, क्या मेथडोलॉजी आप फॉलो करते हैं। मेथडोलॉजी के अंदर आपके मेथड्स, टैक्टिक्स, ठीक है, टीचिंग मेथड्स या कि टीचिंग टैक्टिक्स, टीचिंग टेक्निक्स, टीचिंग स्ट्रेटजीज़, है ना, ये सब कुछ आती है। मतलब वो सब कुछ जिसकी सहायता से आप कोई काम करते हैं वो आपकी मेथडोलॉजी है। आप अपने दिन भर में आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, डेली ऑब्जेक्टिव हैं, उनको अचीव करने के लिए जो भी तरीके अपना रहे हैं वो सारी की सारी की आपकी मेथडोलॉजी के अंदर आता है। तो इस तरह से एनुअल प्लान में आपका टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज, टोटल नंबर ऑफ पीरियड, ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ चैप्टर्स एंड टॉपिक इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, रिलेवेंट लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथोलॉजी फॉर प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस को हम देख के चलते हैं, ठीक है। आगे देखिए एनुअल प्लान में बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ इम्पोर्टेंस ही नहीं है, बट आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है क्योंकि सिलेबस में आपके एनुअल प्लान भी मेंशन्ड है, यूनिट प्लान तो है ही एंड लेसन प्लान तो होता ही है। चलते हैं यूनिट प्लान की तरफ। तो देखिए यूनिट प्लान होता क्या है, पहले ये हम समझ लेते हैं। द कंटेंट्स ऑफ अ यूनिट आर ऑलवेज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड अ सेंट्रल और कॉमन प्रिंसिपल्स, ठीक है, एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, चाहे वो गणित है, विज्ञान है, हिंदी है, अंग्रेजी है, कोई भी विषय हो, तो उस सब्जेक्ट का एक सेंट्रल थीम होता है, एक सेंट्रल प्रिंसिपल होता है, कुछ उसके अपने पर्टिकुलर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। क्योंकि आप सब बीएड किए हैं, सब ने सीटेट वगैरह क्वालिफाई किया है, उसके बाद ही आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं। क्योंकि मैं फिर से बोल देता हूँ कि हम केवीएस का जो पेपर है उसको लेके चल रहे हैं अपनी इन क्लासेस में, ठीक। तो ये आपने बीएड वगैरह में पढ़ा होता है कि कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे तो उसका अपना एक स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, उसके अपने कुछ एक प्रिंसिपल्स होते हैं। तो जब आप यूनिट फ्रेम करेंगे तो वहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि जो यूनिट है आपकी वो कैसी होती है, वो ऑर्गेनाइज्ड होती है, जिसमें कि उस सब्जेक्ट के सारे ही प्रिंसिपल्स जो है वो एप्लीकेबल हों, लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो सके एंड ऑल। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ यूनिट रिप्रेजेंट, जो भी यूनिट आपने ली है उसके जो सब्जेक्ट मैटर, उसके अंदर जो कंटेंट हैं, कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर जो कंटेंट्स हैं वो कंटिन्यूटी में हो, ठीक है, और कॉम्प्रिहेंसिवनेस उसके अंदर होनी चाहिए। मतलब जब आप पढ़ें तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो जाए, ठीक है ना, अच्छे से। इन कन्वेइंग अ प्रॉपर सेंस और नॉलेज रिलेटेड टू द करिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है, ये थोड़ा गलत हो गया, पर्टिकुलर सब्जेक्ट होना था ये, ठीक है, ये बाय मिस्टेक हो गया, ठीक है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक। तो जो भी आप यूनिट बना रहे हैं वो यूनिट क्या होती है, अपने आप में होलसम होती है। कैसी होलसम, जो आपका विषय है, जो आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो भी नॉलेज उस समय आप देना चाह रहे हैं उस टॉपिक की, है ना, वो आपको उस यूनिट से इजीली मिल जाए, है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम मैथमेटिक्स की ही बात कर लेते हैं, जैसे मैथ्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, फ़िलहाल अब किसी हम क्लास को छोड़ देते हैं फ़िलहाल, ठीक है, मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स को हम क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट्स में सब डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमारा बोलते हैं हम अरिथमेटिक बोल देते हैं, है ना, फिर हम बोलते हैं अलजेब्रा बोल देते हैं, फिर उसके बाद हम बोलते हैं जियोमेट्री बोल देते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया, उनके नेचर ऑफ कंटेंट के अकॉर्डिंग डिवीज़न कर दिया इनका। तो अब हालांकि ये तो आपके मैथ्स के सब डिविजन्स हो गए, ये यूनिट नहीं है, ये यूनिट नहीं है, बट अगर देखा जाए तो यूनिट का भी कंसेप्ट कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। अगर आप माना कि कोई भी क्लास हो, आप नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, आपने देखा होगा नंबर सिस्टम अपने आप में एक यूनिट होती है, क्योंकि उस यूनिट में सिर्फ हम नंबर्स की ही बात कर रहे होते हैं, है ना। नंबर सिस्टम में क्या आता है, आपका नेचुरल नंबर है, होल नंबर है ना, इंटीजर्स हैं, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है,
या फिर हम और आगे बढ़ते हैं तो रियल नंबर्स वर्सेस इमेजिनरी नंबर्स होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। तो नंबर सिस्टम एक यूनिट होती है जो कि आपकी किसी भी क्लास में आप देख लीजिए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इवन 12 तक ये चलता है। इसी नंबर सिस्टम में आप जो भी नंबर सिस्टम के रिगार्डिंग जो भी टॉपिक्स आपके आ सकते हैं वो सब पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल पढ़ते हैं इसमें आप, है ना? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एक यूनिट में एक ही जैसे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे जिनका नेचर क्या हो, ऑलमोस्ट एक जैसा हो, और उस यूनिट में जितना भी कंटेंट होगा वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया हो जिससे कि बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है वो पूरी तरह से डेवलप हो जाए यूनिट ओवर होने तक। ठीक है, इसी तरह से जब हम ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं तो अब ज्योमेट्री में हम देखते हैं कि जब बड़ी क्लासेस में आते हैं तो 2D एंड 3D करके 2 यूनिट बन जाती हैं हमारी। ठीक है, छोटी क्लास में तो ज्योमेट्री अपने आप में एक यूनिट है। ठीक, तो 2 डायमेंशनल में आप फिर से वही, है ना, क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हैं, आप ट्रायंगल पढ़ते हैं, आप फर्दर जो टॉपिक्स होते हैं वो पढ़ते हैं। तो फिर 9th क्लास 10th क्लास में आप देखते होंगे कि जो ट्रायंगल है ना, उसकी वो अपनी एक यूनिट बन जाती है पूरी कंप्लीट, और उसके अंदर फिर आपका कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, है ना, और आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, ये सब कुछ आने लगता है। इसी तरह से आपका क्वाड्रिलेटरल की अपनी एक यूनिट बन जाती है जिसके अंदर आप टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ लेते हैं, है ना? ठीक है, पैरेललोग्राम है आपका, स्क्वायर है, रोम्बस एंड ऑल। इसी तरह से फिर सर्किल की अपनी एक यूनिट बन जाती है ना? तो आप देख रहे हैं धीरे 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 कि यूनिट का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है कि एक यूनिट में एक जैसे सारे ही टॉपिक जो है वो इंक्लूड हों, और जब यूनिट कंप्लीट हो तो बच्चा जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज लेकर के आगे को निकले। ठीक है, ये हमने ध्यान रखना है। अच्छा, और यूनिट फॉर्मेशन में भी आप देख रहे हैं कि अगर हम बात करें मैथ्स की ही मैं बात करके चल रहा हूँ कि सभी ने आपने मैथ्स पढ़ी होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं जब बड़ी क्लासेस में मैं 8th 9th की बात करता हूँ तो पहले बच्चे को ट्रायंगल पढ़ाया जाता है, ट्रायंगल के बाद क्वाड्रिलेटरल, देन सर्किल, यही तो होता है ना, और इसके बाद फिर आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चल रही होती है। ऐसा क्यों होता होगा, बताइए? ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे भी पहले हम बच्चे को लाइन्स एंड एंगल्स वगैरह पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है कि जब तक बच्चे को ट्रायंगल का नॉलेज नहीं, क्योंकि ट्रायंगल क्या होता है, सबसे छोटा फॉर्म होता है एनक्लोज फिगर का। ठीक, या कहें कि पॉलीगन भी कह सकते हैं, है ना? तो ट्रायंगल जब तक बच्चा नहीं समझेगा तब तक वो क्वाड्रिलेटरल नहीं समझ सकता। क्यों? और इसी तरह से हालांकि सर्किल का क्वाड्रिलेटरल से कोई ऐसा लिंक नहीं है, बट जब हम ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल पढ़ लेते हैं तो बहुत सारे कंसेप्ट जो होते हैं शेप के वो हम समझ जाते हैं, उसके बाद सर्कल समझना हमारे लिए थोड़ा ईजी हो जाता है। तो इसीलिए ये सीक्वेंसिंग का भी हमको ध्यान रखना होता है यूनिट प्लान के समय। ऐसा नहीं कि आपने 4 या 5 यूनिट बनाई, कोई सी भी यूनिट पहले पढ़ा दी, कोई सी भी बाद में पढ़ा दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको यूनिट की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए यूनिट का ऑर्डरिंग भी करनी होती है, यूनिट की सीक्वेंसिंग भी करनी होती है। ठीक हो गया? अ यूनिट रिप्रेजेंट्स अ होलसम एंड कंप्लीट सम डिवीजन ऑफ कंटेंट ऑफ सिलेबस। तो ये सारी बातें मैं कर ही चुका हूँ यहाँ पर। फॉर्मेशन ऑफ यूनिट प्लान, अब ये तो हम बात कर चुके हैं कि यूनिट प्लान होता क्या है, यूनिट प्लान का फॉर्मेशन कैसे होगा इसको देख लेते हैं। हालांकि अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसमें काफ़ी सारी शायद बातें ये क्लियर हो चुकी होंगी। एक्सेप्ट द वेरियस टॉपिक्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस एज डिफरेंट यूनिट। सबसे पहले तो हमको हमारे पास, जैसे मैंने बोला आपको, 16 चैप्टर्स हैं। 16 चैप्टर सपोज हमारे पास हैं। अब उसमें से हम ये देखते हैं कि कौन सा चैप्टर ऐसा है, जैसे चैप्टर 1 है आपका। ठीक है, अब चैप्टर 1 जो है वो चैप्टर 2 से लिंक्ड है। ठीक है, लेकिन चैप्टर 3 से लिंक्ड नहीं है। तो हम ये देखेंगे कि चैप्टर 1 को चैप्टर 2 के साथ एक यूनिट में रखा जाए, चैप्टर 3 को उससे अलग कर दिया जाए। तो एक जैसे जो चैप्टर्स है, यानी कि एक जैसे जो कंसेप्ट हैं उनको एक यूनिट में रखा जाए, और डिफरेंट कंसेप्ट को डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में रखा जाए। ठीक है, ताकि जब हम एक यूनिट कवर कर रहे हों तो उसमें जो हमारी प्रीवियस चैप्टर्स जो हमने लर्न किए हैं उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो न्यू चैप्टर्स को सीखने में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि जो सिलेबस है उसकी जो डाइवर्सिटी है, सॉरी, आपका जो डिफरेंशियबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग हम यूनिट
डिसाइड करेंगे। कंबाइन द डिफरेंट टॉपिक बेस्ड ऑन कॉमन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अलग अलग टॉपिक्स हैं लेकिन लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, एक ही है, ठीक। लर्निंग एक्सपीरियंसेस एक ही हैं। तो ऐसे जो टॉपिक हैं, जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं लेकिन उनके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग एक्सपीरियंसेस कॉमन हैं, तो उनको हम एक फ्रेम में रख सकते हैं, ठीक। सीक्वेंसिंग ऑफ टॉपिक्स, अब टॉपिक्स की सीक्वेंसिंग कैसे होगी, इंटीग्रेशन, कोरिलेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर विद इन द यूनिट। मैंने अभी भी बताया था आपको, एक ही यूनिट के अंदर अगर 3 चैप्टर हैं आपका, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, तो सबसे पहले तो फर्स्ट चैप्टर के बाद जब आप सेकंड चैप्टर पढ़ें तो सेकंड चैप्टर की प्रीवियस नॉलेज जो है वो आपकी फर्स्ट चैप्टर से मिल जानी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अभी भी आपको मैंने बोला कि अगर हम बच्चे को ज्योमेट्री ही पढ़ा रहे हैं तो ज्योमेट्री में हमने बोला कि बच्चे को हमने पहले लाइन से एंगल पढ़ाया, एंड लाइन से एंगल के बाद हमने बच्चे को ट्रायंगल पढ़ाया, फिर ट्रायंगल के बाद हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़ाया। तो ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंसिंग है, ठीक है, क्योंकि लाइन से एंगल समझने के बाद ही बच्चा ट्रायंगल समझता है, ट्रायंगल के बाद ही आपका क्वाड्रिलेटरल समझ पाता है। ओके, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इंग्लिश की बात करें तो नाउन पढ़ाएंगे आप पहले, नाउन के बाद फिर प्रोनाउन पढ़ाएंगे। क्यों? ऐसा तो नहीं है ना पहले प्रोनाउन पढ़ा देंगे, क्योंकि जब आप प्रोनाउन पढ़ाते हैं तो क्या बोलते हैं आप, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड, है ना, यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन। तो नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाला जो शब्द है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो इससे पहले बच्चे को नाउन तो पता होना ही चाहिए, ठीक। तो इस तरीके से हमें जो सीक्वेंसिंग है वो करनी होती है टॉपिक्स की किसी भी एक यूनिट में। और उसके बाद कोऑर्डिनेशन विद अदर यूनिट एज वेल। और एक यही सीक्वेंसिंग जो है यूनिट बाय यूनिट भी होती है आपकी, ठीक है। जैसे चैप्टर बाय चैप्टर, यूनिट, टॉपिक बाय टॉपिक आपकी सीक्वेंसिंग हो रही है कि फर्स्ट टॉपिक के बाद सेकंड टॉपिक, सेकंड के बाद थर्ड टॉपिक, कुछ ऐसे होना चाहिए कि तीनों का आपस में एक कोरिलेशन हो। ऐसे ही यूनिट बाय यूनिट भी आपका सीक्वेंसिंग करनी होती है, उनमें भी कोरिलेशन हमको देखना होता है। फिर टोटल नंबर ऑफ डेज एंड आवर्स, आपकी माना कि यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 5 करके 4 करके 4 यूनिट आपकी ऑलमोस्ट है। तो एक यूनिट को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, दूसरी को कितना, तीसरी को कितना, चौथी को कितना। अब यहाँ पर ये बात ध्यान में रखने की है कि ज़रूरी नहीं है कि पहले यूनिट को कंप्लीट करने में आपको 20 डेज़ लग रहे थे, दूसरे में 20 डेज़ लगे। हो सकता है कि दूसरी थोड़ा ईजी है, टॉपिक्स अंडरस्टूड हैं बच्चों के लिए, तो उसको आप 12 डेज़ में कर दें, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान में रखनी है कि हर यूनिट के लिए इक्वल टाइम या इक्वल नंबर ऑफ डेज हमको नहीं चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये डिसाइड करें कि किस यूनिट में हमको कितना समय अधिक लगेगा, किस यूनिट को हम कितने कम समय में कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि हमारे जो सिलेबस हो टाइमली कंप्लीट हो सके। सूटेबिलिटी, ठीक है, यूनिट में जो भी टॉपिक्स हैं उसको हम देख लें कि बच्चों की एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हालांकि सिलेबस जब डिज़ाइन होता है तो वो एज के अकॉर्डिंग ही होता है। बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम कौन कौन से उसमें एक्सपीरियंसेस इंक्लूड कर सकते हैं, कौन से एग्जाम्पल रख सकते हैं, ठीक है। बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग कौन से डिस्कशन हमारे हो सकते हैं, एबिलिटी, रिसोर्सेज, टीचिंग कंडीशंस। तो इन सभी के अकॉर्डिंग जो है सूटेबिलिटी भी कंफर्म करनी होती है जब हम यूनिट प्लानिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखिए, यूनिट प्लानिंग है, एनुअल प्लानिंग है, ये हमारी प्री फेज़ में होती है, यानी कि जो हम क्लास के अंदर नहीं हैं, हम बाहर बैठ कर के ही ये तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन लेसन प्लानिंग जो होती है वो हमारी क्या होती है, इंटरेक्टिव फेज़ का पार्ट होती है, ठीक है। तो लेसन प्लानिंग से पहले हमको ये प्लान अच्छे से करने होते हैं। एग्जीक्यूशन की अगर हम बात करें तो यूनिट प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे आप, मतलब यूनिट प्लान बनाएंगे कैसे, क्लासरूम के अंदर जाकर के एग्जीक्यूशन वाली बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। बना कैसे रहे हैं इस पर है। तो यूनिट शुड बी सब डिवाइडेड इनटू सब यूनिट, जिनको हम लेसन कहते हैं, ठीक। लर्निंग ऑब्जेक्टिव शुड बी फ्रेम्ड इनटू बिहेवियरल टर्म्स, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब आपको यूनिट पढ़ते हैं, स्पेशली अगर आप में से कोई भी डिस्टेंस लर्निंग कर रहा होगा तो आपने देखा होगा कि कोई भी यूनिट स्टार्ट होती है तो उसके फ्रंट पेज में ऑब्जेक्टिव लिख दिए गए होते हैं, ठीक है। आप एनसीईआरटी भी देखिएगा तो एनसीईआरटी में भी यही पैटर्न फॉलो किया जाता है। बच्चे के क्लास मतलब क्या बोलते हैं, जो भी टॉपिक आपका स्टार्ट होने वाला है उससे पहले फ्रंट पेज में ही उसके ऑब्जेक्टिव लिख दिए गए होते हैं। बिहेवियर में बच्चा ऐसा कर पाएगा एंड ऑल। एप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी, किस मेथड का आप यूज़ करेंगे, किस टेक्निक का यूज़ करेंगे, किस स्टडी का। तो पर्टिकुलर टॉपिक में यूनिट के अंदर अगर 4 टॉपिक आपके पास है तो हर टॉपिक में, ठीक है ना, कौन कौन से मेथड, कौन कौन सी टेक्निक, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ होने वाली या हो सकती हैं, उनको हम देख रहे होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा बुक्स होती है ना एनसीईआरटी की, उसमें लिखा होता है
अगर थर्ड चैप्टर पढ़े तो आपने उसमें पढ़ा होता है कि जैसे कि आप फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर में जान चुके हैं, ऐसा होता है ना? तो इस तरीके से वो प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। तो ये भी ध्यान टीचर ने यूनिट प्लान के अकॉर्डिंग के समय रखना है। रोल ऑफ स्टूडेंट अमंग द टीचर, सॉरी अलॉन्ग विद द टीचर। देखिए टीचर का तो रोल है ही कि टीचर को क्लास के अंदर जा कर के कुछ ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करने हैं कि बच्चा पढ़ सके, लेकिन यूनिट प्लान में हमको ये भी पहले से ही प्री प्लान करना होता है कि बच्चों को हम किस तरीके से एक्टिव कर सकते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक में बच्चे का क्या रोल रह सकता है। अगर कोई डायलॉग डिलीवरी है बच्चे से, वो कैसे करवाई जा सकती है। जैसे आप साहित्य पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो आपने देखा होगा छोटी क्लासेस में भी कि हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, उसमें कुछ चैप्टर्स पोएम के होते हैं, कुछ आपके स्टोरी टेलिंग के होते हैं और कुछ होते हैं आपके नैरेटिव्स, ठीक है, जहाँ पर बच्चों को आप रोल प्ले करा सकते हैं। तो आप पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि इस टॉपिक में बच्चों के साथ ये मेथडोलॉजी यूज़ की जाएगी, इस टॉपिक में ये किया जाएगा, बच्चों का ये रोल रहेगा। ये सब कुछ आप प्लान कर सकते हैं पहले ही। इवैल्यूएशन फ्रेम। अब इवैल्यूएशन फ्रेम में क्या होता है कि आप यूनिट आपने डिसाइड कर लिया कि आप 20 डेज़ में एक यूनिट कंप्लीट करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली उसके बाद ही यूनिट टेस्ट होना है, ठीक है। तो यूनिट टेस्ट कब कब होगा, कैसे कैसे होगा, इसका भी आप डिसीजन किए रहते हैं। और उस टेस्ट के बाद जो शॉर्टकमिंग्स आएंगी उसमें आप रेमेडियल क्लासेस कैसे देंगे, इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखना। मैं रेमेडियल क्लास लिखना भूल गया यहाँ पर। तो रेमेडियल क्लासेस के लिए भी आप प्लान कर सकते हैं यूनिट प्लानिंग के समय, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये टॉपिक था हमारा जो हमने आज डिस्कस किया फ़िलहाल अभी की क्लास में, यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान। तो यूनिट प्लान पर मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, एक बार फिर समअप कर देता हूँ कि जो एक पूरी बुक होती है उस बुक को हम यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं, मतलब उसका जो सिलेबस है उसको हम यूनिट में डिवाइड कर देते हैं। वो जो डिवीज़न है यूनिट्स का, उसके अंदर जो भी टॉपिक रखे जाते हैं उन टॉपिक का आपस में रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। वो रिलेशन कुछ ऐसा होना चाहिए कि एक टॉपिक के बाद एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा करके एक सीक्वेंसिंग हो, ताकि फर्स्ट टॉपिक पढ़ने के बाद सेकंड टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए, ठीक है। वही सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वाला जो कंसेप्ट होता है, ठीक है, उसको लेकर हमको चलना होता है। कितना समय हमारा लगना है एक यूनिट कंप्लीट करने में है, उसके बाद हमको टेस्ट लेना है, उसका रेमेडियल क्लासेस लेनी है, ये सारी बातें इसमें हैं। कंटेंट जो रिटन कंटेंट है उसको आप नोट्स के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, ठीक। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं वैसे यूनिट प्लानिंग से, लेसन प्लानिंग से याद आते हैं, बट यूनिट प्लानिंग में भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन आपका आ गया जो कि आपने शायद ना पढ़ा हो तो फिर वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर